ठीक है बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का प्रिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? देखिए, अ होमोजेनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल इज कॉल्ड एज प्रिज्म। देखिए, ये दो इंक्लाइंड सरफेसेस हैं, ठीक है। इसके बीच का देखो, इस सरफेस से और इस सरफेस से मैंने रिफ्लेक्शन लिया, तो ये इसमें क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब देखिए, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? इट इज दैट एंगल बिटवीन सरफेसेस वेयर वी कंसीडर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए, बार बार तो ऐसे शेप नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बना लेंगे। अब जैसे मान लीजिए इन दो सरफेसेस से मैंने अगर रिफ्लेक्शन को कंसीडर किया है, इन दो सरफेसेस से, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म बन जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैंने रिफ्लेक्शन इन दो सरफेसेस से लिया होता, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता। मैंने इस रिफ्लेक्शन इस सरफेस से और इस सरफेस से लिया, तो जरूरी नहीं कि एंगल ऑफ प्रिज्म ऊपर वाला ही होगा। अब बात समझ रहे? जिन दो सरफेसेस से रिफ्लेक्शन को हम कंसीडर करते हैं, वो एंगल हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो प्रिज्म क्या होता है समझ में आया? एक होमोजेनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस, ये और ये दो प्लेन सरफेसेस हैं, इंक्लाइंड एट एन एंगल इज कॉल्ड एज प्रिज्म, ठीक है। अब हम पढ़ना चाहते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। क्या इसके फॉर्मूलेज होते हैं, क्या डेविएशन होता है, क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, वगैरह वगैरह। तो देखिए, प्रिज्म हम बनाएंगे। देखिए, हम इन दो, जैसे इसका नाम मैं ले लेता हूं बेटा पी, इसको बोल रहा हूँ पी क्यू आर, ठीक है। ये प्रिज्म का नाम ले दिया। अब रे इस फेस पे इंसिडेंट हुई, दिस इज अवर इंसिडेंट रे। कैसी रे है ये? इंसिडेंट रे, ठीक है। इस सरफेसिस में मैंने नॉर्मल बनाया, ठीक है। बाहर एयर है बेटा, इधर भी एयर है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? प्रिज्म का। अब लाइट है ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर अगर ट्रेवल कर रही है तो क्या होगा? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। तो ओरिजिनल रास्ता तो रे का ही है, दिस इज ओरिजिनल पाथ, ठीक है। अब रे कैसे थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, रे बेंड हो गई, ठीक है। अब फिर क्या हुआ? दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आई, तो फिर हमने इस पर नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल बना। नाउ रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो डेंसर से रेयर जाती है तो क्या होती है? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो रे ऐसे बेंड हो गई। तो ये रे इंसिडेंट हुई थी और ये बाहर निकली है, जो रे बाहर निकलती है उसको बोला जाता है बेटा इमर्जेंट रे, ठीक है। नॉर्मल की ये N1 और ये क्या है? N2 नॉर्मल है। दिस इज ओरिजिनल पाथ ऑफ रे। अगर क्या नहीं होता, प्रिज्म नहीं होता, तो ये सीधा ही निकल, प्रिज्म है तो कैसे ही गई थी ऐसे इधर चली गई। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या कहलाता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल वो कहलाएगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। और नॉर्मल और ये पहले रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल नाम दे दिया मैंने इसका R1। ये क्या है? ये इंसिडेंट रे इस सरफेस के लिए है, बट ये लेंस के अंदर, सॉरी प्रिज्म के अंदर है, इसलिए इसको नाम दे दिया मैंने R2। एंड ये इमर्ज हुई है इमर्जेंट रे, तो इसको मैंने बोल दिया एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो आई को क्या बोला जाता है बेटा? आई को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस आइटम पहले समझ लेते हैं। R1 को क्या बोला जाता है? R1 और R2, R1 R2 को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। E
ई को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ई को क्या पड़ता है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इन दो सरफेसेस PQ और PR से हमने रिफ्रैक्शन को कंसीडर किया है, तो ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। ए को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, अब देखो इसमें एक और टर्म हमें डिफाइन करना है, डेविएशन। रे का ओरिजिनल पाथ ये था, चली गई ऐसे, तो इसको हमने जब बैकवर्ड ट्रेस किया, देखिए ये दिस इज द डेविएशन, डेल्टा। डेल्टा को क्या बोलते हैं? डेविएशन। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। ठीक है, डेल्टा क्या है? डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। अब देखिए, अब मुझे निकालना ये डेल्टा है, तो सबसे पहले समझिए ये R1 है, ये R2 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? दिस एंगल। देखो मैं नाम ले लेता हूँ, AB PQR में ले चुका हूँ, मैं इसको A बोल दे, AB है ही हमारे पास पहले से ही, इसको मैं बोल रहा हूँ MNO। ठीक है, तो इन ट्रायंगल MNO ट्रायंगल में क्या है कि अगर मैं इसको नाम दे दूं X, तो X प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ट्रायंगल है, 180 डिग्री एंगल होगा सम तीनों एंगल का, तो X हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस R1 प्लस R2, ये हो जाएगा मेरे पास X का वैल्यू। ठीक है, अब ये X का वैल्यू हो गया। अब इसको समझिए, एक कोऑर्डिनेटर भी मेरे को दिख रहा है इसमें, कौन सा? एक देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा। क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें आप समझना इन क्वाड्रिलेटरल क्या? PMON। क्वाड्रिलेटरल PMON में मैं लिखूंगा, इसमें देखिए एंगल P प्लस एंगल M प्लस एंगल O प्लस एंगल N इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? तो अब P का वैल्यू रख दो बेटा। P का वैल्यू कितना है? एंगल A है। M कितना है बेटा? 90 है। O कितना है? O मतलब X कितना है? 180 माइनस ऑफ R1 प्लस ऑफ R2 और प्लस N कितना है? N भी 90 है, इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। तो देखिए 180 प्लस 90 प्लस 90 इधर 360 हो जाएगा, तो ये हो गया 360 माइनस ऑफ R1 प्लस ऑफ R2 इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए 360 से 360 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से एक रिलेशन मेरे को मिल गया A इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये हमें याद रखना है बेटा कि A इक्वल टू क्या हो जाता है? R1 प्लस R2। क्लियर है? अब देखिए यहीं से, अब अगर ये एंगल ये वाला, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? क्रॉस हो गई, तो अगर ये I है तो ये पूरा I होगा। तो अगर ये R1 है तो ये एंगल कितना बचेगा बेटा? I माइनस R1। ठीक है, और इसी तरह ये वाला, अगर ये क्या है? ये और ये लाइन आपस में क्रॉस हो रही है, E है, तो ये पूरा एंगल क्या होगा? E होगा ये पूरा एंगल। ये R2 है तो ये एंगल कितना बचेगा? ये एंगल बचेगा मेरे पास E माइनस R2। ठीक है, E माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लो, इसमें बता दें, इसको सर्कल में ले लो। ये बेटा I माइनस R1 हो जाएगा और ये E माइनस R2। ठीक है, अब यहाँ से MNO है, P दे रखा है, इसको Q दे दो ना। तो ध्यान से देखो बेटा, इसमें इन ट्रायंगल कौन सा? इन ट्रायंगल QMN में क्या होगा कि I माइनस R1
प्लस ई माइनस आर टू इक्वल टू डेल्टा होगा। ठीक है, किस थ्योरम से लिखा मैंने इसको? मैंने लिखा क्या? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या होता है ये थ्योरम? कि किसी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये हो गया। तो यहाँ से बेटा डेल्टा का फॉर्मूला क्या आ गया? डेल्टा का देखो, आई प्लस ई माइनस ऑफ आर वन माइनस ऑफ आर टू इक्वल टू डेल्टा। तो यहाँ से डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। तो यहाँ से डेल्टा आर वन प्लस आर टू किसके बराबर है बेटा? ए के बराबर है, आई प्लस ई माइनस ए। तो ये मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया? ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास डेल्टा का। तो प्रिज्म के लिए मैंने ए का फॉर्मूला भी निकाल लिया और किसका फॉर्मूला निकाल लिया? डेल्टा का भी फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, अब लाइट रे को मैं क्या करूँ? देखो, चाहे इधर से ऐसे भेज दूं और चाहे इधर से ऐसे भेज दूं, चाहे ई को बना दूं आई और चाहे आई को बना दूं ई। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई if we interchange क्या? If we interchange I and E, then delta remains same। ठीक है, अगर मैं I और E को इंटरचेंज करता हूं तो डेल्टा क्या रहता है? सेम। इसका सेंस ये हुआ कि ये प्रिज्म में मेरा ये रे ऐसे गई, फिर ऐसे गई और फिर ऐसे चली गई, ये नॉर्मल बना दिया। ये एंगल बेटा आई है और ये क्या है? ई है। तब भी डेल्टा क्या रहेगा? डेल्टा ही रहना है। अब उसके बाद अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने ई कर दिया, क्या कर दिया? इसको ई। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया? आई कर दिया, तब भी डेल्टा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रिज्म के दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ए इक्वल टू क्या होता है? आर वन प्लस आर टू और डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? इस प्रिज्म का कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन पढ़ेंगे। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन के केस में बेटा क्या हो जाता है? आई बराबर किसके हो जाता है? ई के हो जाता है। ठीक है, आई बराबर किसके हो जाता है? ई के हो जाता है। और आर वन बराबर किसके हो जाता है? आर टू के हो जाता है। आई बराबर क्या हो जाता है? ई के, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाता है और दोनों रिफ्लेक्शन एंगल क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। इसका मतलब ये जो हमारे पास था आर वन प्लस आर टू, तो अगर आर वन बराबर आर टू है तो दोनों का आर वन ले लो, तो ये हो गया। तो आर वन का वैल्यू 2r1 इक्वल टू क्या हो जाता है? ए। यहाँ से आर वन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? ए बाय टू के हो गया। इसी तरह डेल्टा का जो फॉर्मूला था आई प्लस ई माइनस ए है, तो अगर मैं डेल्टा को डेल्टा मिनिमम कर दूं बेटा, तो यहाँ से आई प्लस इसको भी आई लिख लो और माइनस ए हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा इधर ए प्लस सॉरी, यहाँ से डेल्टा मिनिमम जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2i माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, 2i माइनस ए या फिर क्या 2e माइनस ए भी हो सकता है। सेम ही तो है। अब i को e रख दोगे तो 2e प्लस माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए a को इधर ले आओ बेटा, a प्लस डेल्टा मिनिमम हो जाएगा बराबर 2i हो गया। तो यहाँ से i बराबर कितना हो जाएगा? 2 को इधर ले आओ, a प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइड बाय 2, तो i का वैल्यू हो गया बेटा और r1 का वैल्यू a बाई 2 है। अब यही बेटा प्रिज्म है और प्रिज्म किस केस में है? मिनिमम डेविएशन के केस में है। तो i बराबर किसके हो गया? e के बराबर हो गया। तो ध्यान रखना बेटा, जब प्रिज्म क्या होता है? मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में होता है, तो r1 बराबर r2 के हो गया है ना बेटा। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया? बराबर हो गया। ये तभी होगा जब ये वाली रे और ये वाली बेस इसका दोनों क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। मतलब समझ रहे क्या पैरेलल हो जाएगा? ये वाली जो रे होती है इसको बोलो PQR, और हमारे डायग्राम में क्या था? ये हमारे डायग्राम में था दैट इज MN।
mn जो रे था ये mn रे, ठीक है। mn रे जो है ना, mn रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब मिनिमम डेविएशन का यूज करके हम इस प्रिज्म का क्या निकाल सकते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे निकाल सकते हैं उसको समझो। अगर मैं लिख रहा हूं अप्लाई स्नेल्स लॉ एट फेस क्या PQ, तो क्या हो जाएगा बेटा, बाहर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू साइन R1, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। अब आई का वैल्यू हम जानते हैं बेटा, कितना लिखा हुआ है आई, ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू म्यू साइन R1 किसके बराबर है, a बाय 2 के। तो यहाँ से देखिए इसको इधर ले आइए, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ a बाय 2। तो मिनिमम डेविएशन के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये होगा, समझ में आ रहा है। अगर मैं अब ग्राफ बनाना चाहूं किसका, ग्राफ मुझे बनाना है डेल्टा वर्सेस आई का, ठीक है। अगर डेल्टा वर्सेस आई का मुझे ग्राफ बनाना है तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है बेटा मेरे पास, डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इक्वल टू है मेरे पास आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। ये डेल्टा का फॉर्मूला है। और मुझे ग्राफ किस किस के बीच का बनाना है, ग्राफ मुझे बनाना है डेल्टा वर्सेस आई का। यहाँ पे बेटा डेल्टा होगा और यहाँ पे क्या होगा, आई। मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो मुझे तो इसमें ई भी है और क्या है, ए भी है, तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, सिर्फ आई में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको कन्वर्ट करिए, तो आई दो, आई इसको रहने दो, ई को क्या लिख सकते हो, देखो ये प्रिज्म बना लो यहाँ पे, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आई है, ये R1 है, ये भी क्या है R1। तो यहाँ पे देखो लिख सकते हो बेटा म्यू साइन R1 बराबर 1 इंटू साइन ई। यहाँ से साइन ई को क्या लिख सकते हो बेटा, साइन आएगा इधर, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ऑफ R1, क्यों। और R1 को यहाँ से देखो, इस PQR है बेटा ये, तो PQR में यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो ये हमने कहाँ पे लगाया था, PR पे, एट फेस PR, स्नेल्स लॉ एट फेस PR। अब स्नेल्स लॉ कहाँ पे लगा रहे हैं, स्नेल्स लॉ एट फेस PQ पे लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ। 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1। तो यहाँ से हम किसका वैल्यू लिख सकते हैं, R1 का भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसको इधर ले आओ बेटा, साइन आई अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ R1। तो यहाँ से बेटा R1 का जो वैल्यू होगा वो साइन इनवर्स ऑफ साइन आई बाय म्यू हो जाएगा। तो इस R1 को यहाँ पुट कर दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, तो पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से बेटा मेरे पास E इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ कितना, म्यू साइन R1 कितना हो गया, R1 हो गया मेरे पास, R1 हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन आई बाय म्यू, ठीक है। ये E का वैल्यू आ गया। और A का वैल्यू किसके बराबर है, A का वैल्यू R1 प्लस मतलब 2R1 इक्वल टू A था, तो R1 का वैल्यू किसके बराबर है, A बाय 2 के, ठीक है। या फिर
ए को मैं लिख सकता हूँ बेटा, ए को मैं लिख सकता हूँ 2r1 ना, तो ए बराबर 2 टाइम्स ऑफ r1, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन आई बाय म्यू, ये हो गया। अब इस सबको पुट कर दो इक्वेशन में, तो डेल्टा बराबर आई तो आई रहने दो, प्लस ई हो रहा मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन इनवर्स ऑफ साइन आई बाय म्यू एंड माइनस ऑफ कितना 2 साइन इनवर्स ऑफ साइन आई बाय म्यू। तो ये मेरे पास डेल्टा वर्सेस क्या है, अरे बातें मत करो यार, क्या कर रहे हो प्रोफेसर तो डेल्टा का ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, ये इसका ग्राफ बनता है। ये आई है और ये क्या है, ये डेल्टा है। अब ये एक्चुअल में क्या है, ये नॉट पैराबोला है, ये पैराबोला नहीं है। यहाँ पे जो है बेटा वो आई इक्वल टू किसके है, वो ई के बराबर है। यहाँ पे सारी वैल्यूज किसकी होंगी, यहाँ पे सारी वैल्यू आई की होंगी और इस साइड सारी वैल्यू किसकी होंगी, ई की होंगी, ठीक है। यहाँ पे i1 ले लो तो e1 हो जाएगा, i2 ले लो तो क्या हो जाएगा, e2 हो जाएगा, ठीक है। तो i इक्वल टू ई पे डेल्टा का वैल्यू क्या रहता है, मिनिमम रहता है। i इक्वल टू ई पे डेल्टा का वैल्यू क्या रहता है, मिनिमम रहता है। और i इक्वल टू क्या कर दो 90 और e इक्वल टू भी क्या कर दो 90, i इक्वल टू 90 और e इक्वल टू 90 पे e 90 और i 90 पे डेल्टा क्या रहता है बेटा, डेल्टा मैक्सिमम रहता है, ठीक है। और फिर जनरल आई के लिए क्या, आई और क्या, जनरल आई और ई के लिए तो क्या है, डिफरेंस डेल्टा का वैल्यू तो रहेगा। बस समझ में। ये सबसे बड़ी बात है कि ये पैराबोला नहीं है, क्या नहीं है, ये नॉट पैराबोला, ये पैराबोला नहीं है, ठीक है। ये नॉट सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक, पैराबोला भी नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। इट इज shifted towards right। ये कैसा शिफ्टेड है, टुवर्ड्स राइट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर i इक्वल टू, जैसे i इक्वल टू ई है, अब इससे अगर तुमने मान लीजिए ये वैल्यू लिया इतनी ही डिस्टेंस पे, जैसे ये एंगल लिया है, ठीक है। अब ये वैल्यू ले लो तो उस पे आई और क्या है, ये ई है, तो i1 i2 ले लिया, i3 ले लो और ये क्या हो जाएगा e3। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो बेटा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस जो होगा ना x2, और ये थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, इसको कम कर लो, ये मान लो यहाँ ले लो, ये डिस्टेंस ये इसको लगभग क्या कॉमन डेल्टा मिल रहा है, डेल्टा, ठीक है। ये हो गया मेरा i1 और ये हो गया e, ठीक है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना x2, ये डिस्टेंस कितना x2 और ये डिस्टेंस कितना x1, ठीक है। ये डिस्टेंस x2 हो गया और ये डिस्टेंस x1 हो गया। तो x2 का वैल्यू जो है ना वो x1 से क्या है, बड़ा आता है। तो ये शो करता है कि ये जो ग्राफ है ना
थोड़ा सा राइट में शिफ्टेड होता है, टिल्टेड होता है, ठीक है। शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट इट इज टिल्टेड। शिफ्टेड और क्या लिख सकते हैं इसको, टिल्टेड भी लिख सकते हो, टिल्टेड टुवर्ड्स राइट। समझ में आया था। तो ये पूरा प्रिज्म का हमारा कहानी था, जिसमें हमने क्या सीखा कि रिफ्रैक्शन कैसा होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, ठीक है, क्या एंगल ऑफ प्रिज्म में और रिफ्रैक्शन एंगल में रिलेशन है, क्या डेल्टा में आई और ई और ए में क्या रिलेशन है, प्रिज्म का मिनिमम कंडीशन, डेविएशन का कंडीशन क्या है, और उसकी हेल्प से कैसे मैंने क्या निकाला, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, और क्या प्रिज्म का ग्राफ है डेविएशन और डेल्टा का, और क्या उसका इक्वेशन है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।